Hey guys, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आदित्य नायक। उम्मीद है आप सब बढ़िया से होंगे और आपका कोर्स का प्रिपरेशन बढ़िया से चल रहा होगा। ठीक है, तो सॉरी फॉर द डिले। मैं 2-3 दिन से आउट ऑफ स्टेशन था, सो इसीलिए मैं वीडियो डाल नहीं रहा था। तो हम आखिरी वीडियो में हमने पढ़ा था मेटल्स और नॉन मेटल्स, केमिस्ट्री का चैप्टर 3। उसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था अच्छे से। अब नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे, मतलब इस वीडियो में हम पार्ट 2 पढ़ेंगे उसी चैप्टर मेटल्स और नॉन मेटल्स को। आज इसी वीडियो में ही निपटा लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी का पहला चैप्टर यानी लाइफ प्रोसेसेस लाऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। तो हमने पार्ट 1 में तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिया था। मेटल क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिया था। आयोनिक कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होते हैं उनको भी पढ़ लिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स पढ़ेंगे, फिर एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर मेटलर्जी क्या होता है, कोरोजन क्या होता है, अलॉयज, आयोनिक कंपाउंड्स एंड प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स को इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स भी कहा जाता है और इनका मतलब होता है जब एक मेटल से एक नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है और उसी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसी को हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, या फिर उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। बॉन्ड को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड और कंपाउंड्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक कंपाउंड्स। क्लियर है? ठीक है। और हमने उस दिन पढ़ा था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जैसे सोडियम एक लूज कर रहा था, क्लोरीन उसको गेन कर रहा था और वो बॉन्ड बना रहे, मतलब बॉन्ड बना के एक फॉर्म कर रहे थे कंपाउंड, तो उन्हीं को बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। तो मैंने यहाँ पे काफी शॉर्ट में लिख लिया है क्योंकि बहुत छोटा है, पर आप ना इसको 3-4 पॉइंट्स में लिख सकते हैं। पहला जो पॉइंट है आप लिख सकते हैं आयोनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल, ठीक है, पहला पॉइंट चला गया। फिर आता है आयोनिक कंपाउंड्स ऑफ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयोनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। आयोनिक कंपाउंड्स आर soluble in water but not soluble in other solvents like kerosene, petrol, etc. यानी कि आयोनिक कंपाउंड सिर्फ वाटर में सॉल्युबल होते हैं और केरोसिन वगैरह पे जैसे सॉल्वेंट में सॉल्युबल, मतलब डिजॉल्व नहीं होते कम्प्लीटली, ठीक है। फिर आते हैं आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन मोल्टेन स्टेट ओनली। तो अगर आपको 3 मार्क या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पूछ लेता है कि डिफाइन आयोनिक कंपाउंड्स, गिव वन एग्जांपल एंड स्टेट प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, तो आप उसको कैसे बना चुना के लिखेंगे? तो पहले तो आप ये लिख लीजिएगा कि आयोनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट, यहाँ पे कंप्लीट छूट गया सॉरी, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन अ मेटल एंड नॉन मेटल। जब इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, एक यानी कि एक मेटल उसको लूज करता है, एक नॉन मेटल उसको गेन करता है, तभी जाके आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होता है, ठीक है। उन दोनों के बीच के बॉन्ड को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, और उन दोनों जो कंपाउंड फॉर्म होता है आयोनिक बॉन्ड बॉन्ड के वजह से उसको हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड्स को हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं, या फिर और उनके बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर एग्जाम्पल दे देना, NaCl, सोडियम क्लोराइड हो, मैग्नीशियम क्लोराइड हो, उसका अगर आप चाहे तो आप क्या करना कि एक ज्यादा अगर अट्रैक्टिव दिखाने के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के आप उसको शो कर दीजिएगा, ठीक है। फिर आगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज आप ऐसे नहीं लिख लेना, एक लाइन पे नहीं लिखना है, आप उसको थोड़ा सा बना के लिख लीजिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स आर एज फॉलोज। पहला प्रॉपर्टीज है आयोनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल इन नेचर, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड प्रॉपर्टी है आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट ओनली, यानी जब भी आयोनिक कंपाउंड्स मोल्टेन स्टेट में होते हैं तभी वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। फिर आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर बट नॉट सॉल्युबल इन अदर सॉल्वेंट्स लाइक पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा। या फिर डायरेक्टली आप सीधा लिख लीजिए आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। ये गया आयोनिक कंपाउंड्स का और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिनरल्स क्या होते हैं। तो मिनरल्स, व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स आर एलिमेंट्स दैट ऑकर्स नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ है हमारा, अर्थ के क्रस्ट, क्रस्ट तो आप जानते होंगे, अर्थ में क्रस्ट होता है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा 4th या 5वीं कक्षा में। तो ठीक है, अर्थ के क्रस्ट में जो एलिमेंट्स नेचुरली
फॉर्म होके रहते हैं, नेचुरली फॉर्म हो जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स आर एलिमेंट्स दैट अकर्स नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट या फिर क्रस्ट ऑफ अर्थ। ठीक है, फिर उन्हीं के उसके बाद आता है ओर्स। सो व्हाट आर ओर्स? ओट्स जो खाने वाला OATS ओट्स नहीं है, यहाँ पे ORES ओट्स। ठीक है, या फिर ORS भी पानी भी नहीं है, ORES ओट्स बोलते हैं इनको। ओट्स का मतलब क्या होता है? ओट्स आर द मिनरल्स दैट कंटेन्स वेरी हाई परसेंटेज ऑफ एनी particular metal which can be profitably extracted. Ores क्या होता है? Ores are minerals that contain very high percentage of a particular metal which can be profitably extracted. इसका मतलब है हमारा ओर्स एक ऐसा मिनरल है जिसके अंदर ना कोई एक पर्टिकुलर मेटल, पर्टिकुलर आयरन हो, गोल्ड हो, कुछ भी हो, पर्टिकुलर मेटल काफी हाई परसेंटेज में पाया जाता हो और जिसको हम प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि जिससे हम एक्सट्रैक्ट करके बेचने से हमारा प्रॉफिट होगा, तो उसी को बोलते हैं ओर्स। ठीक है, ओर्स आर द मेटल्स सॉरी मिनरल्स दैट कंटेन a very high percentage of a particular metal and which can be profitably extracted. ठीक है, इसका मतलब यही है। मिनरल क्या है? एलिमेंट जो कि अर्थ क्रस्ट में नेचुरली ऑकर होता है, यानी नेचुरली फॉर्म होता है, उसको मिनरल्स बोलते हैं। ओर्स यानी एक ऐसा मिनरल जिसमें किसी कोई भी एक कोई भी एक पर्टिकुलर मेटल, यानी जैसे मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कोई भी एक पर्टिकुलर मेटल बहुत ज्यादा हाई परसेंटेज में पाया जाता है। यानी कि सपोज मान लेते हैं किसी चीज में आयरन का, सपोज गोल्ड का एक मिनरल है जिसमें ना गोल्ड का परसेंटेज 98% है, तो उसको हम निकाल के बेच सकते हैं, यानी 98% हम निकालेंगे तो उसमें कुछ ही परसेंटेज लॉस होगा, बाकी तो हम प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट मतलब एक मेटल को प्योर फॉर्म में निकालना होता है। ठीक है, यूज करने के लिए, उसी को बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, आगे पर देखेंगे, तो उसको बोलते हैं ओर। ठीक है, मिनरल्स गया, ओर्स गया। अब हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल प्रोसीजर जो होते हैं हम फॉलो करते हैं एक्सट्रैक्शन ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल यानी हिंदी में अगर उसको मैं ट्रांसलेट करूं तो उसका मतलब होता है किसी भी मेटल यानी धातु को कैसे उसके मिनरल से प्योर फॉर्म में पाया जाता है। यानी एक मिनरल में क्या होता है, बहुत सारे, जैसे सपोज सिर्फ गोल्ड तो नहीं होगा ना, 98% गोल्ड जैसे अगर है तो बाकी 2% कुछ तो उसमें मिलके हैं, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, या फिर अदर कोई नॉन मेटल्स भी हो गए, तो वो सब मिलके हैं। तो उन सबको मतलब क्या बोलते हैं, उन सबको फिल्टर आउट करके सिर्फ हम जब प्योर गोल्ड निकाल लेंगे, बस 98% गोल्ड निकाल देंगे उसमें से, मिनरल्स में से, तो उसी को बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए कुछ प्रोसीजर होते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है। तो पहला जो है, पहले हम ओर लाएंगे, और ठीक है, और क्या है, मिनरल जिसमें से हम मेटल निकालेंगे। ठीक है, वो पर्टिकुलर मेटल को निकालेंगे। फिर एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर को भूल जाइए, सिर्फ ओर देखिए। ओर के बाद हमारे 3 प्रोसीजर होते हैं, 3 टाइप के। हमने पढ़ा था मेटल्स के रिएक्टिविटी सीरीज में कि मेटल्स 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हाई रिएक्टिव मेटल, एक होता है लेस रिएक्टिव मेटल, और दूसरा होता है मीडियम रिएक्टिव मेटल। ठीक है, तो पहला होगा HR मतलब हाई रिएक्टिव, LR मतलब लेस रिएक्टिव, MR मतलब मीडियम रिएक्टिव का। ठीक है, तो अगर मेटल ओर में से जब निकाले तो मेटल अगर हाई रिएक्टिव मेटल होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मेटल ओर करेंगे, सॉरी मोल्टन ओर करेंगे। तो ओर को पहले मेल्ट करेंगे, मोल्टन फॉर्म में लाएंगे, फिर हम उसको इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे उसमें से, फिर हमारा प्योर मेटल हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये HR वाला मतलब हाई रिएक्टिव मेटल्स को निकालना काफी थोड़ा इजी रहता है, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस किया मोल्टन ओर को उसी मेटल का, फिर हमको प्योर मेटल मिल जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, फिर आता है मेटल्स ऑफ लेस रिएक्टिव, यानी जो मेटल लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव, उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए। तो लेस रिएक्टिव मेटल्स का हमेशा ना सल्फाइड ओर में वो पाया जाता है। लेस रिएक्टिव मेटल यानी सल्फाइड ओर में वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, 2 टाइप्स के ओर होते हैं, एक सल्फाइड ओर होता है, एक कार्बोनेट ओर होता है। ठीक है, तो सल्फाइड ओर में लेस रिएक्टिव मेटल्स हमेशा सल्फाइड ओर में पाया जाता है। फिर सल्फाइड ओर को हम क्या करेंगे, रोस्टिंग। हमेशा याद रखना एक वर्ड, सल्फाइड ओर जहां पाएगा उसको हम रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग का मतलब होता है एक वेरी हाई टेम्परेचर में उसको क्या करेंगे, टेम्परेचर देके उसको हीट कराएंगे, उसको बोलते हैं रोस्टिंग। फिर उसमें से क्या होगा, हमारा प्योर मेटल फॉर्म हो जाएगा। रोस्टिंग के बाद हम उसको कुछ रिफाइनिंग वगैरह करेंगे, फिर हमारा प्योर मेटल मिल जाएगा। ये दोनों इतने
इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप दोनों याद रख लेना। हमारा मोस्टली इंपॉर्टेंट क्या होता है, मीडियम रिएक्टिव के जो मेटल्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा सा हमें क्या होता है, हमारा मेन होता है, मतलब इंपॉर्टेंट होता है। तो मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिव जो होते हैं, मीडियम रिएक्टिव के मेटल ना दो टाइप के ओर में पाए जाते हैं। पहला होता है कार्बोनेट और, दूसरा आता है सल्फाइड और, ठीक है। और लेस रिएक्टिव क्या होता है, हमेशा ओनली सल्फाइड और में पाया जाता है, ठीक है। तो कार्बोनेट और को हम क्या करेंगे, कार्बोनेट और को हम क्या करेंगे, अगर कार्बोनेट और है तो उसको हम कैल्सिनेशन करेंगे, यानी कार्बोनेट आया तो नाम है कैल्सिनेशन, ठीक है। कैल्सिनेशन प्रोसेस हम यूज करेंगे, कैल्सिनेशन करेंगे। और सल्फाइड और है तो उसको हम रोस्टिंग करेंगे, ठीक है। कार्बोनेट को कैल्सिनेशन, सल्फाइड को रोस्टिंग करेंगे। फिर कार्बोनेट और को कैल्सिनेशन करेंगे, कैल्सिनेशन प्रोसेस के बाद क्या करेंगे, ऑक्साइड एक फॉर्म होगा उसी मेटल का। ऑक्साइड फॉर्म होने के बाद क्या करेंगे, हम उसको रिडक्शन एंड प्यूरिफिकेशन कर देंगे, ठीक है। और सल्फाइड को क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग करने के बाद उसका भी ऑक्साइड, उसी मेटल का ऑक्साइड पाया जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, उसको ऑक्साइड ऑफ मेटल को रिडक्शन कराएंगे, फिर प्यूरिफिकेशन करेंगे। इसको एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ आपको, ठीक है। तो कार्बोनेट और यानी पकड़ लेते हैं कोई भी मेटल है जिसका कार्बोनेट और हो, जैसे पकड़ ले कैल्शियम हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल के तरह से। कैल्शियम और को हम पहले कैल्सिनेशन करेंगे। कैल्सिनेशन करने के बाद ना हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, हमें कैल्शियम के साथ ऑक्साइड ऑक्सीजन भी है, तो हमें डायरेक्ट सिर्फ प्योर कैल्शियम ही चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसको रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कैल्शियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन को लूज करा देंगे, तब भी हमें कैल्शियम मेटल मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया, कैल्सिनेशन के बाद हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिला। कैल्शियम ऑक्साइड को हम रिड्यूस कराएंगे, रिडक्शन किए। रिडक्शन के बाद हम प्यूरिफिकेशन कर देंगे, तो प्यूरिफिकेशन के बाद हमें कैल्शियम मेटल डायरेक्ट मिल जाएगा प्योर फॉर्म में, ठीक है। सिमिलरली सल्फाइड ओर को देख लेते हैं। सल्फाइड ओर में सपोज कुछ भी एक मेटल हो गया जो सल्फाइड ओर वाला है, सपोज पकड़ के चलते हैं जिंक को पकड़ के चलते हैं, ठीक है। तो जिंक क्या होता है, जिंक सल्फाइड फॉर्म में जिंक सल्फाइड और रहता है। जिंक सल्फाइड और से हम रोस्टिंग करेंगे तो वो क्या होगा, जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। जिंक ऑक्साइड होने के बाद क्या होगा, उसका भी वही सेम प्रोसीजर, कार्बोनेट और का कैल्सिनेशन होता है, सल्फाइड और का रोस्टिंग होता है, फिर दोनों का प्रोसीजर सेम हो जाता है, ठीक है। जिंक सल्फाइड को हम रोस्टिंग करने के बाद सपोज वो बन गया जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। जिंक ऑक्साइड हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जिंक चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फिर से जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे जिंक ऑक्साइड का। रिडक्शन करने के बाद ऑक्सीजन हट जाएगा, हमारे पास जिंक और कुछ इंप्योरिटीज बच जाएंगे, तो उस इंप्योरिटीज को हम क्या करेंगे, फिर प्यूरिफाई कर देंगे, यानी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में गुजार देंगे। तो फिर क्या होगा, हमारा प्योर मेटल जो हमें चाहिए था जिंक, हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो समझ गए, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी को इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे मोल्टन आयर को, प्योर मेटल मिल जाएगा। मेटल ऑफ लेस रिएक्टिव को सल्फाइड और, सल्फाइड और को रोस्टिंग करेंगे, रोस्टिंग को प्योर मेटल हमें मिल जाएगा। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी का क्या होगा, कार्बोनेट और है तो उसको कैल्सिनेशन करेंगे, कैल्सिनेशन करने के बाद रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन करने के बाद प्यूरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। और हाँ, एनसीईआरटी में जो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का जो एग्जाम्पल दिया रहेगा ना एनसीईआरटी में, उस एग्जाम्पल को आप पढ़ के चले जाइए। अगर पूछ लेगा आपको कोई भी एक मेटल दे देगा, उसका बोलेगा कि आप इसको एक्सट्रैक्ट करो, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस लिखो, तो एनसीईआरटी में जितने ही ब्लू में रिएक्शन लिखे होंगे उसी मेटल के ऊपर ही आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आप उसी को ही अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया नहीं क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं था, ठीक है। मैं आपको बोल दिया ओरली, पर लिखा नहीं हूँ, सॉरी, बोर्ड थोड़ा छोटा है। पर आप ना जो भी रिएक्शन केमिस्ट्री में लिखा रहता है ब्लू कलर्स में, वो सारे याद रख लीजिएगा। कैल्सिनेशन का भी एक रिएक्शन दिया रहेगा, रोस्टिंग का भी एक रिएक्शन दिया रहेगा, तो उन सबको याद रख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम अगर एग्जाम्पल पूछ लेता है व्हाट इज रोस्टिंग एंड रोस्टिंग के प्रोसीजर बताओ, इस मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो आप उसको लिख लीजिएगा। फिर ये गया एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का प्रोसीजर। मैंने आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में नहीं, आपको अच्छा खासा आइडिया दे दिया। आप बस एनसीईआरटी के जो ब्लू में लिखे रहते हैं रिएक्शंस उनको पढ़ लेना, बाकी रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का डेफिनेशन याद रख लेना, ठीक है। फिर हम इसका जो प्रोसीजर होता है वो तीन प्रोसीजर्स होते हैं। पहला होता है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स मतलब ओर को एनरिच करना, फिर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ओर्स के जो कॉन्सेंट्रेशन हो उसको ढूंढ के निकालना होता है, ठीक है, यानी ये ओर है कि नहीं उसको निकालना होता है, ठीक है। फिर सेकेंड प्रोसीजर क्या होता है, एक्सट्रैक्शन फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स, यानी जो ओर्स होता है, कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स होता है, उसमें से हम मेटल एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे।
और वंस वो मेटल एक्सट्रैक्ट हो गया उसको हम थर्ड में क्या करेंगे, रिफाइनिंग यानी प्यूरिफिकेशन प्रोसीजर में डाल देंगे। फिर रिफाइन करने के बाद हमारा जो रिक्वायर्ड मेटल होगा वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तीन तीन स्टेप्स होते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, एक्सट्रैक्शन फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अगर आपको 3 मार्क के क्वेश्चन में पूछ लेता है कि गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स और प्रोसीजर ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, तो आप क्या करिएगा, एक ऐसा फ्लो चार्ट बना लीजिएगा। ठीक है, ये आपकी किताब में होगा या नहीं होगा मेरे को शायद मालूम नहीं हो रहा है, मैं क्योंकि मैं ऑस्ट्रोल में तो ऐसा ही था, जो क्वेश्चन मैं फॉलो करता था उसमें तो ऐसा ही था, तो उसी के हिसाब से मैंने ये बनाया। ऐसा एक फ्लो चार्ट बना लीजिएगा। फ्लो चार्ट बनाने के बाद रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का डेफिनेशन लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे लिख लीजिएगा द प्रोसीजर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लिख के ये 3 प्रोसीजर लिख लीजिएगा। ठीक है, बस इतना ही, 3 मार्क आपको पक्के हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है तो भी आप ऐसे फ्लो चार्ट बना के लिख सकते हैं। ठीक है, फिर एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाला, थर्मिट रिएक्शन। ठीक है, थर्मिट रिएक्शन का डेफिनेशन आप याद रख लीजिएगा, उसका बस मैं आपको जो केमिकल रिएक्शन है वो आपको बता दे रहा हूँ। फॉर्म थर्मिट रिएक्शन में क्या होता है, Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड, जो आयरन ऑक्साइड होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, उसमें हम ऐड करते हैं एल्यूमिनियम, सॉलिड स्टेट में होता है। और हाँ, हमेशा सॉलिड लिक्विड गैस वो जो स्टेट होता है वो स्टेट को भी आपको लिखना होता है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, वो दोनों के बीच रिएक्शन होगा तो वो हमें प्रोड्यूस करके देगा एल्यूमिनियम Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस 2Fe लिक्विड। Fe क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा मेल्ट होकर। ठीक है, प्लस हीट जनरेट होगा। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम गिव्स राइज टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन प्लस हीट रिलीज हुआ। यह है थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन ना, और इसका एग्जांपल है जो रेलवेज में जो ट्रैक्स हम जॉइंट नहीं करते क्या, रेलवे के ट्रैक्स हो गए, वो है एग्जांपल थर्मिट रिएक्शन का। ठीक है, और मेरे को जितना याद है, मेरे को जितना याद नहीं, मेरे को पूरा ही याद है। ये वाला रिएक्शन ना, थर्मिट रिएक्शन, ये 2023 वाले साइंस पेपर में आया था, सारे सेट्स में ही आया था ये वाला क्वेश्चन। 2 मार्क के क्वेश्चन में शायद आ गया था, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में मर्ज होके था, जो 1 2 3 बीट करके देते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, वो था कि डिफाइन थर्मिट रिएक्शन एंड राइट इट्स केमिकल इक्वेशन। थर्मिट रिएक्शन का आप डेफिनेशन लिखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, जगह नहीं है, तो फिर आप लिखने के बाद क्या करेंगे, ये वाला इक्वेशन याद रख लीजिएगा। थर्मिट रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन आयरन ऑक्साइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम इट प्रोड्यूसेस एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, एंड लॉट ऑफ हीट इज रिलीज, ये उसका डेफिनेशन है, इक्वेशन ये है। ठीक है, ये क्या है, फिर हम पढ़ेंगे मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या है, मेटलर्जी इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर्स एंड रिफाइनिंग देम फॉर यूज। मेटलर्जी का सिंपल डेफिनेशन है, द प्रोसीजर ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर एंड रिफाइनिंग देम फॉर आवर यूज और असेज। ठीक है, तो किसी भी मेटल को एक्स्ट्रा, मेटलर्जी क्या होता है, एक्सट्रैक्ट, किसी भी प्रोसेस होता है एक, जिसमें से हम क्या करते हैं, किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर इनको रिफाइन कर देते हैं हमारे यूज के लिए। ठीक है, फिर आता है कोरोजन। कोरोजन आप चैप्टर 1 में पढ़ा लिया था, सेम डेफिनेशन आपको यहाँ पे भी लिख लेना है कि corrosion is the slow deterioration of metals by the action of air, moisture, acid etc. present in the atmosphere। यानी कि जो एटमोस्फियर में जो एसिड्स होते हैं, मॉइस्चर्स होते हैं, या फिर एयर वगैरह होता है, ऑक्सीजन वगैरह होता है, उनके कांटेक्ट में आने के बाद मेटल्स में जो स्लो डिटेरियोरेशन प्रोसेस यानी स्लो डैमेजिंग प्रोसेस जो हो जाता है, डैमेजिंग प्रोसेस जो स्टार्ट हो जाता है, उसी को बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेना, कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, प्रिवेंशन, किसी भी मेटल का ऑक्साइड आप लिख रहे हैं ना, उसको वो कोरोजन का एग्जाम्पल होता है। किसी भी मेटल का ऑक्साइड आप लिखते हो, कॉपर ऑक्साइड कॉपर का कोरोजन हो गया, आयरन ऑक्साइड आयरन का कोरोजन, जिंक ऑक्साइड जिंक का कोरोजन। जिंक में नॉर्मली कोरोजन होता नहीं है, इसीलिए वो कार्बनाइजेशन में भी यूज होता है। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में क्या लिखिएगा, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गाल्वानाइजिंग। ये जो 4 पॉइंट है मैंने एक लाइन में लिख लिया है, आप बोर्ड एग्जाम क्या करेंगे ना, मैं आपको ये ट्रिक बताऊंगा। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एलॉयज। द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एलॉयज क्या होता है, मेटल्स का होमोजेनियस मिक्सचर होता है दूसरे में एक, सॉरी, एलॉयज का मतलब होता है एक मेटल को हम लेते हैं, उसका एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, किसी दूसरे मेटल के साथ हो या फिर किसी नॉन मेटल के साथ हो,
उनके होमोजेनियस मिक्सचर को हम एलॉय बोलते हैं। यानी एक मेटल ले गए, दूसरे मेटल के साथ हो या फिर दूसरा हम नॉन मेटल लेते हैं, अगर उन दोनों को हम कंबाइन करते हैं होमोजेनियस मिक्सचर के फॉर्म में लाते हैं, तो उसके जो फॉर्म होता है कंपाउंड, उसको बोलते हैं एलॉयज। सिंपल डेफिनेशन है, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ अ मेटल विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एग्जाम्पल इसको डाल दो। एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल है। ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया, सोल्डर हो गया, स्टील हो गया, अमलगम हो गया। अमलगम का मतलब क्या होता है? अगर किसी भी अमलगम का मतलब होता है अगर किसी भी अलॉय में मर्क्यूरी प्रेजेंट हो तो उसको अमलगम बोलते हैं, यानी मर्क्यूरी के अलॉय को हम अमलगम बोलते हैं। ठीक है। ब्रास हो गया, ब्रोंज ब्रास शायद कॉपर और टीन, ब्रोंज शायद कॉपर और टीन मिलकर होता है ब्रास। और इन सब का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी कौन कौन से मेटल या फिर कौन कौन से मेटल नॉन मेटल मिलते हैं, मिलके ये बनते हैं, तो उसको भी आप याद रख लीजिएगा। एनसीईआरटी में दिया रहेगा, फिर आप कोई रेफरेंस बुक फॉलो करते हैं तो उसमें भी दिया रहता है। ठीक है। तो आलू चला गया, और बाकी तो हमने पढ़ लिया। मिनरल्स क्या है, ओर्स क्या है, थर्मिक रिएक्शन क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या है, मेटलर्जी क्या है, कोरोजन क्या है, हमने पढ़ लिया। ठीक है। अब आता है, हाँ मैं जो बोलने वाला था कि ट्रिक क्या है। तो ट्रिक ये है कि बोर्ड एग्जाम है ना, अगर आप आंसर तो छोटा रहता है, लेकिन आप थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाना चाहिए आंसर को। ठीक है। अगर पूछ लिया 3 मार्क के क्वेश्चन में कि व्हाट इज आयोनिक कंपाउंड्स एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, या फिर व्हाट इज आयोनिक कंपाउंड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है। तो कई सारे बच्चे ऐसे मिस्टेक करते हैं ना, उनको आंसर ठीक तरीके से आता है। ठीक है। जैसे मैं भी स्टार्टिंग में जब 10th में आया तो मेरे को तो इतना आता नहीं था, फिर भी मेरे को जितना आता था तो मैं क्या करता था, उसको ऐसे पैराग्राफ करके या फिर 1 2 3 लाइन में ही खत्म कर देता था। सपोज मुझे पूछा गया व्हाट इज आयोनिक कंपाउंड एंड स्टेट इट्स प्रॉपर्टीज, तो मैं ऐसे लिख लेता था, आयोनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स दैट आर फाउंड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ अ इलेक्ट्रॉन बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, फुल स्टॉप। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटलनेस, conducts electricity in molten state, soluble in water। ये मैक्सिमम 3 से 4 लाइन में जाएंगे। ठीक है। क्योंकि बोर्ड का जो कॉपी होता है वो आप ऐसे लिखते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, उसका लेंथ जो होता है ना वो काफ़ी शॉर्ट होता है एज कम्पेयर टू ब्रेथ। तो ब्रेथ इतना बड़ा होता है, लेंथ इतना ही होता है। ठीक है। इसी टाइप का ही होता है, मतलब लेंथ छोटा रहता है, ब्रेथ बड़ा रहता है। तो आप ना ऐसे ऐसे लिखते हैं हॉरिजॉन्टली, बहुत बड़े बड़े लाइन आपका चल जाता है। तो अगर उस लाइन में कॉपी में आप लिखते हैं ना, तो आपका आंसर अगर पैराग्राफ वाइज में लिखना चाहेंगे तो मैक्सिमम 3 4 लाइन में खत्म हो जाएगा। तो आपको ऐसे लिखना नहीं है। मैं मिस्टेक किया था, इसीलिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक तो नहीं, एक सलाह दे रहा हूँ, एडवाइस। ठीक है। आप क्या करेंगे, पहले तो लिखिएगा, स्टार बनाइएगा। स्टार नहीं बनाना आता जनरली, क्या करना, आप एक ऐसे A B C कुछ भी पॉइंट दे देना, फिर ए दे के लिखना आयोनिक कंपाउंड्स ब्लैक पेन में, उसके नीचे अंडरलाइन करना, फिर छोड़ के मतलब थोड़ा सा एक लाइन नीचे लिखना, या फिर साइड में स्टार्ट करना कि आयोनिक कंपाउंड्स इज दिस दिस दिस, फिर एक लाइन गैप देके प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स लिखना। ठीक है। और फिर एक लाइन छोड़ के आप एग्जाम्पल ऑफ आयोनिक कंपाउंड कोई भी लिख देना। ठीक है, खत्म। तो आपको क्या करना है कि मैक्सिमम आपको, मैं ये नहीं बोला पेज फिल करना था, पेज तो फिल नहीं कर पाओगे। अगर आपका टोटल आंसर्स 15 पेज में फिलअप होना चाहिए तो आप उसको खींच खाच के 50 पेज तो नहीं ले जा सकते, लेकिन आप थोड़ा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे कोई भी आप इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहे हो, आपको पूरा आता हो, फिर आपको उसको अंडरलाइन कर देना है, आपको जो लगता है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे पता चल गया कि आयोनिक कंपाउंड्स क्या है, कंपाउंड्स फाउंड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। अगर मैं कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से लेके मेटल टू नॉन मेटल तक अंडरलाइन कर देता हूँ, तो नजर में थोड़ा सा ना अट्रैक्टिव दिखेगा। मेरे को आयोनिक कंपाउंड्स पूछा है 2 मार्क के क्वेश्चन में, व्हाट इज आयोनिक कंपाउंड, तो मैंने आयोनिक कंपाउंड का डेफिनेशन लिख लिया, फिर उसके नीचे 2 3 एग्जाम्पल दे दिए, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, कुछ भी ले लिया एग्जाम्पल, 2 3 ले दिया। उसमें तो कुछ फायदा, मतलब कुछ नुकसान तो नहीं है ना, लाइन भी फिलअप हो जाएगा, पेज भी बढ़ जाएगा, और आपको क्या ना एग्जामिनर को कहेगा नहीं इसको डेफिनेशन के साथ साथ ये भी आता है। ठीक है। तो एग्जामिनर का एक अच्छा इंप्रेशन आपके ऊपर क्रिएट हो जाएगा। तो ट्राई कीजिएगा ऐसा ना, तो आप बना चुना के लिखने को, बना चुना के ये नहीं कि मतलब कि आपको पूछा आयोनिक कंपाउंड है, आप आयोनिक कंपाउंड के साथ साथ पूरा मेटल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस लिख लिए। ठीक है। 2 मार्क का क्वेश्चन है और आपने उसका आयोनिक कंपाउंड के साथ साथ आपने उसका प्रॉपर्टीज भी लिख लिया, ये कोई जरूरत नहीं है। कुछ लिमिटेड चीज़ों का आपका ध्यान रखना है, अंडरलाइन करना है, स्टार अच्छे से बनाना है। ठीक है।
और जो हेडिंग देते हो टॉपिक का उसको ब्लैक पेन में लिख लीजिएगा तो और भी अच्छा है। और हाँ, जिंक बिंक पेन कुछ यूज़ नहीं करना, सिर्फ ब्लैक और ब्लू पॉइंट बॉल पॉइंट पेन ही यूज़ करना, उतना ही है, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक हो गया केमिस्ट्री का खत्म, चैप्टर 3 खत्म हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। पहली बार मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा किसी को, ठीक है, यानी चैनल पे डालूंगा और पढ़ाऊंगा भी पहली बार शायद। तो आई होप आपको पूरा चैप्टर 3 कम्प्लीटली आपके माइंड में छप गया होगा। अगर नहीं छपा तो दोबारा वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। और हाँ, जाने से पहले मैं ये आपको बता देता हूँ कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।